Good evening, all of you. Today, class 9, we are going to discuss the next topic of physics, first chapter, motion. In today's session, we will discuss about uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion. So, the first topic for today's session is uniform and non-uniform motion. So we will begin with यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अभी तक के डिस्कशन के अनुसार मोशन हम लोग किसको कहते हैं? व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना। एंड व्हाइल चेंजिंग इट्स पोजीशन द बॉडी मे ट्रेवल सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है ना। मोशन में तो है, बट उसके मोशन का पैटर्न क्या हुआ, हो सकता है उस बॉडी का मोशन जो है वो पोजीशन चेंज करने के दौरान डिस्टेंस ट्रेवल किया हो या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हुआ। इसके साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए या उस सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कंज्यूमिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। क्या ऐसा हो सकता है बगैर कोई समय लिए हुए कोई एक बाइक वाला 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने? मतलब कोई एक इंसान मान लो ससराम से 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल लिया और 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस 10 किलोमीटर को वो पर्सन ट्रेवल भी किया लेकिन कोई समय नहीं लगा? तो ये तय है, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन he is going to cover certain amount of distance or displacement, and for covering that amount of distance and displacement he is also going to consume certain amount of time, है ना। तो इसको पूरे पैटर्न को कैसे समझेंगे? ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। मोशन के कारण वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से किसी एक चेंज, इन दोनों में से कोई एक चेंज इन पोजीशन के पैटर्न को वो चूज करता है, तो या फिर डिस्टेंस होगा या उसके मोशन का पैटर्न डिस्प्लेसमेंट होगा। बट टू ट्रेवल दिस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस एंड दिस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बोथ आर गोइंग टू कंज्यूम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज करने के लिए वो एक रास्ता अपना सकता है कि बगैर कोई डायरेक्शन के वो कोई भी दूरी को तय कर सकता है, तो बोलेंगे भाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। बोलेंगे नहीं, अपना पोजीशन तो चेंज कर रहा है लेकिन एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स एनी डिफाइंड डायरेक्शन, एक डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तो वो डिस्टेंस नहीं कवर किया, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। बट इस डिस्टेंस या इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए ही इज गोइंग टू कंज्यूम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। वो कोई ना कोई समय जरूर खर्च करेगा, है ना। तो दोनों ही केसेस के लिए when the object is in motion he is going to consume certain amount of time। तो बोलेंगे सर इसका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या लेना देना है ना। इसी पे क्वेश्चन खड़ा, इसी पे क्वेश्चन जो है वो रेज होता है या सिचुएशन रेज होता है कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है, या ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन जो था ना वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो नॉन यूनिफॉर्म था। तो इन दोनों केसेस में अंतर क्या है, ये इस पैरामीटर को समझ जाएंगे
कि मोशन यूनिफॉर्म क्यों हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो सकता है। अगर उस पैरामीटर को हम समझ जाएंगे, उस दोनों के अंतर को समझ जाएंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहली बात क्या है ना, एक छोटा सा स्टोरी समझते हैं, है ना। यस, देन व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट मोशन। क्यों किसी मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे और क्यों किसी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्वियसली बात है, दो अलग अलग टॉपिक्स है। तो इन दोनों टॉपिक्स को अलग क्यों किया गया और करने का आधार क्या था, बेस क्या था, किस चीज को बेस बनाकर मोशन को दो पैटर्न में हम डिफरेंशिएट किए। वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, एक 2 या 3 मिनट का छोटा सा स्टोरी समझ लेते हैं या एक इंस्टेंस को समझ लेते हैं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कोई मोशन जो है क्यों यूनिफॉर्म मोशन है और क्यों कोई मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझते हैं, एक आदमी को बाइक मिल गया, है ना। बाइक लेके वो सासाराम में चला गया NH2 पर, नेशनल हाईवे 2 पर, 4 लेन जो ताराचंडी के पास है वहां चला गया। तो NH2 कहने का पर्पस क्या है कि रोड खाली होता है, रोड वैकेंट होता है ना। आप बाइक लेकर आराम से इजीली जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, रोड खुला हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू योर अपॉर्चुनिटी यू कैन ड्राइव द बाइक, है ना। अपनी ज़रूरत के अनुसार बाइक को आप चला सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैम नहीं मिलेगा, ब्रेक व्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस इंस्टेंस का शुरुआत होगा, है ना। एक आदमी पहुंच गया NH2 पर, बाइक लिया और क्या किया, बिल्कुल सड़क के किनारे, एकदम सड़क के एकदम बिल्कुल लेफ्ट वाले लेन में बाइक चलाना शुरू किया, है ना। बाइक चलाना शुरू किया 4 लेन पर। तो जब वो बाइक चला रहा होगा तो उस वक्त ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो बाइक को चलाना शुरू करेगा तो एक ही बार तुरंत जैसे ही बाइक स्टार्ट किया सीधा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। द बाइक हैज टू इनिशिएट फ्रॉम जीरो, उसको जीरो से ही शुरू होना है। जीरो से 5, 10, 15, 20, 30, 40 करते करते वो सर्टेन स्पीड पे पहुंचेगा, है ना। मतलब उसके बाइक का जो रीडिंग होगा वो ऐसा तो नहीं ना होगा कि एक बार बाइक स्टार्ट की है और सीधा 0 से 40 पे पहुंच गया। 0 को 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 होते हुए तब ना 40, 50 स्पीड तक पहुंचेगा, बस में गया। तो अभी टाइम उसका शुरू नहीं किया गया है, अभी बस वो बाइक चल रहा है ना। अब सर्टेन स्पीड पर पहुंच लेने के बाद मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे बाइक पहुंच चुका है ना। तो नॉर्मली आप बाइक देखे होंगे, जब बाइक चला रहे होते हैं तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, राइट, मेरा ये राइट है, आपको हो सकता है कि वो डायग्राम में या पिक्चर में कुछ और दिख रहा हो, फिर भी ये राइट हैंड साइड जो बाइक का होता है हैंडल में, वो एक्सीलरेटर होता है ना। ऑन रोटेटिंग ऑन उसका बाइक का स्पीड बढ़ेगा और उसको रोटेटिंग डाउन, है ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, है ना, तो जब नीचे की ओर करेंगे तो वेलोसिटी जो है, बाइक का स्पीड जो है वो घटेगा। बात समझ रहा है, स्पीड जो है वो घटेगा। गलती से वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी का भी जिक्र नहीं कर रहा है, अभी केवल स्पीड की बात हो रही है ना। तो जब उसका हम एक्सीलेटर जो टाइट करेंगे तो उसका बाइक का जो स्पीड है वो बढ़ेगा और जब लूज करेंगे तो जो स्पीड है वो घटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए रोड में किसी भी तरह का ढलान नहीं है, किसी भी तरह का चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल सपाट रोड है ना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, तो बाइक का स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुका है ना। अब हम चाहते हैं क्या कि उसके स्पीड जो है ना वो बिल्कुल 40 का 40 ही रहे, ना 35 हो ना 45 हो, वो 40 का 40 ही रहे। बोलेंगे क्यों 40 का 40 हो सकता है? इसलिए क्योंकि सड़क बिल्कुल खाली है, कोई ढलान नहीं है, ढलान होगा तो बाइक का स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, है ना, और अगर चढ़ाई होगा तो स्पीड घट जाएगा। तो ऐसा कोई चीज नहीं है, नॉर्मल सपाट बिल्कुल फ्लैट रोड है और बाइक 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे चल रही है और हम चाहते हैं कि बाइक का स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही रहे, वो बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए।
तो एज अ राइडर ऑफ द बाइक, बाइक चलाने वाले के अनुसार हम क्या करेंगे, जो जो एक्सीलेटर वाला हैंडल है वो जैसा है उसको बिल्कुल एकदम स्थिर वैसे का वैसे ही पकड़े रहेंगे, क्योंकि अगर उसको रोटेट कर देंगे तो स्पीड बढ़ने लगेगा, और रोटेट डाउन कर देंगे तो स्पीड जो है वो घटने लगेगा, बिकॉज एक्सीलरेशन घटा रहे हैं आप, है ना, एक्सीलेटर को कम कर रहे हैं, तो कम करेंगे तो स्पीड घट जाएगा, और एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ने लगेगा, है ना। तो ऐसा करने के लिए कि बाइक 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता रहे, हम बिल्कुल बाइक जैसा है, जितने गियर में है, जितने एक्सीलेटर में है, उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही पकड़े रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि बाइक जो है वो लंबी दूरी तक, है ना, 8 10 15 20 किलोमीटर तक बिल्कुल 40 की स्पीड में चलता रहेगा। लेकिन यहीं पे कहानी शुरू होता है ना। अब जब जैसे ही बाइक 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर पहुंच जाता है, पीछे बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, नाउ योर टाइम स्टार्ट्स, है ना, बज रहा है सुबह का 10 बज रहा है ना, सुबह का 10 बज रहा है, और राइडर को बोला गया अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइमिंग अब नोट किया जा रहा है। बोलेंगे अच्छा क्यों, क्या क्या परिस्थिति है, तो टाइम तुम्हारा शुरू हो रहा है, तुम्हारा बाइक 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर है, तुम अपना एक्सीलेटर नहीं घुमा सकते हो, ना ही कम कर सकते हो, ना ही बढ़ा सकते हो। अब तुम्हारा जो स्पीड है वो नोट होता रहेगा कि 10 बजे से लेकर 10 बज के 15 मिनट तक तुम्हारे बाइक का स्पीड जो है वो कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वो घटा, क्या वो बढ़ा, ऐसा चीज जो है वो अब नोट होगा। ठीक है, तो 10 बज गया। जब उस बाइक राइडर के मीटर रीडिंग को देखा जा रहा था, तब ये देखा गया कि बाइक का स्पीड जो है बिल्कुल 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही था, ना बढ़ा ना घटा, है ना। तो कह सकते हैं ना कि 10 बजे से लेके 10 बज के 15 मिनट तक 15 मिनट था, है ना, और इस 15 मिनट में हर एक बढ़ते हुए मिनट के दौरान 10 बज के 1 मिनट, 10 बज के 2 मिनट, 10 बज के 3 मिनट, 10 बज के 4 मिनट, ऐसे करते करते 15 बार उसके बाइक का रीडिंग नोट किया गया। 10 बज के 1 मिनट पे नोट किए, 2 बज के 10 बज के 2 मिनट पे नोट किया, ऐसे ही करते करते 10 बज के 15 मिनट तक, इस पूरे 15 मिनट में 15 बार उसका मीटर रीडिंग नोट किया गया। तो पाया गया कि हर एक मिनट पे हर एक मिनट पे हर एक बीतते हुए मिनट पर उसका बाइक एक फिक्स्ड दूरी को तय कर रहा है। देखिए अब यहीं से कहानी शुरू हो रहा है, फिजिक्स यहीं से शुरू हो रहा है ना। 10 बज के 1 मिनट पे नोट किए तो देखे कि वो उदाहरण दे रहा है, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, है ना, लेकिन 10 बज के 1 मिनट पे नोट किए तो देखे कि इतना दूरी ट्रेवल किया 1 मिनट में, है ना। फिर 10 बज के 2 मिनट पे नोट किए तो फिर देखे कि उतना ही दूरी फिर तय किया है जितना पिछले मिनट में किया था। फिर 10 बज के 3 मिनट हुआ, फिर देखे कि अरे जो पिछले 2 मिनट में जितना जितना दूरी तय किया था ना, उतना ही इस तीसरे रीडिंग में भी ये उतना ही दूरी तय कर रहा है ना। ऐसे ही करते करते जब 15 मिनट में 15 बार उसके बाइक का रीडिंग नोट किया गया, तो पाया गया कि 15 बार वो उतना ही किलोमीटर हर एक मिनट में ट्रेवल कर रहा है। मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ जब भी हम देखेंगे, है ना, तो अगर मान लीजिए उसके 15 रीडिंग को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, उसके 15 रीडिंग को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर रीडिंग नोट करें, तो पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, पांचवा मिनट, छठा मिनट, ऐसे करते करते जब उसका रीडिंग इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले मिनट पे कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, उदाहरण के लिए हम लिख रहे हैं 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना। अच्छा दूसरे मिनट में कितना कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 1 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। ये पहला मिनट का, ये दूसरा मिनट का, ये तीसरा मिनट का, ये चौथा मिनट का, ये पांचवा का, ये छठा का, ये सातवां का, है ना। तो बोलेंगे 1 मिनट में कितना दूरी ट्रेवल किया जी, 1 किलोमीटर। दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में
3 किलोमीटर, चौथे मिनट में 4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही करते करते उसके मीटर रीडिंग को एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर, ये नीचे वाला हो गया आपका टाइम, और ये ऊपर वाला हो गया डिस्टेंस, है ना। ये ग्राफ नोट किया गया। ये ग्राफ को आगे प्लॉट करने के पहले अपने स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 15 रीडिंग लिया गया, 10:01 पे, 10:02 पे, 10:03 पे, ऐसे ही करते के हर एक मिनट पर उसका मीटर रीडिंग नोट किया गया। तो पाया गया ये जो बाइक राइडर है ना, वो हर एक मिनट में बराबर दूरी तय कर रहा है। मतलब अगर एक मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो दूसरे मिनट में भी 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर 1 मिनट बीतने पर फिर 1 ही किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ना। ऐसे ही करते करते 15 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रेवल किया। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि उस 15 मिनट के दौरान कोई दूसरा बाइक राइडर रहता तो वो भी 15 मिनट में 15 ही किलोमीटर ट्रेवल करता, या 15 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए एक दूसरा बाइक राइडर 15 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए 15 मिनट ही लेगा? ये कोई जरूरी है क्या? है, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन ये जो फर्स्ट बाइक राइडर है जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उस फर्स्ट बाइक राइडर का मेरिट क्या था, उसका खासियत क्या था कि क्यों वो हर एक मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? तो बोले कि सर आप तो शुरू में ही ना बोले हैं, शुरू में ही आप बोले हैं कि उसका जो बाइक का हैंडल पकड़ा गया है ना वो ऐसे कर सकता है ना वो ऐसे कर सकता है। मतलब ना ही वो स्पीड अपना बढ़ा सकता है ना ही अपना स्पीड घटा सकता है। दैट मीन्स ही इज ट्रैवलिंग ऑन कांस्टेंट स्पीड। वो अपना स्पीड जो है ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। इसका मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो उतना ही दूरी बार बार ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर आप पहले 1 मिनट का निकालेंगे तो बोलेंगे जितना दूरी पहले 1 मिनट में ट्रेवल किया था, जितना दूरी वो पहले 1 मिनट में ट्रेवल किया था, उतना ही दूरी वो दूसरे मिनट में ट्रेवल किया, उतना ही दूरी वो तीसरे मिनट में ट्रेवल किया, चौथे मिनट में भी वो उतना ही दूरी ट्रेवल किया, 5वें मिनट में भी वो उतना ही दूरी ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो बोलेंगे कंक्लूजन क्या निकला सर? कंक्लूजन ये निकला, सिंस द पर्सन is traveling equal distance in equal interval of time, है ना। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम, जो 1-1 मिनट का इंटरवल नोट कर रहे हैं ना, हर एक 1-1 मिनट में इंटरवल नोट कर रहे हैं ना, हर एक मिनट के बाद उसका बाइक का रीडिंग ले रहे हैं ना, तो हर एक मिनट में वो बराबर दूरी ही ट्रेवल कर रहा है। इसी इंस्टेंस को कहते हैं, आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो तो बस एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन उस एक लाइन से समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बट हिज मोशन इज सच दैट ही इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर दूरी ट्रेवल करे, है ना, तो उसके मोशन को कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गया? अब जो ऐसा मोशन जिसका है उसको यूनिफॉर्म कहेंगे, और जिसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस है, तो उसके मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बाइक राइडर था जिसको एक्सीलेटर ना बढ़ाने दिया जा रहा था ना घटाने दिया जा रहा था, उसके कंपैरिजन में एक और बाइक वाले को लाया गया, है ना, और उसको भी वैसे ही 10 बजे उसके बाइक का जब स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच गया, उसके बाद अब उसका मीटर रीडिंग नोट किया जाने लगा। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जब वो अपना बाइक चला रहा था ना, तो कभी बकरी आ जाए, कभी रोड खुला मिल जाए, फिर थोड़ा दूर आ गया तो एक रिक्शा वाला आ गया, फिर उसको स्पीड कम करना पड़ गया, फिर वो अपना स्पीड बढ़ाया, फिर थोड़ी दूर गया, 1 किलोमीटर और गया तो पता चला जाम लगा हुआ है, रोड पे 10 तो गाड़ी खड़ा है, फिर उसको अपना स्पीड कम करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, 10
बजे की शुरुआत से लेकर के 10:15 तक जितनी बार उसका 15 रीडिंग उसका भी लिया गया, दूसरे बाइक राइडर का भी लिया गया, है ना, हर एक मिनट मिनट पे लिया गया, तो उसमें पाया गया कि वो पहले 1 मिनट में आधा किलोमीटर ट्रेवल किया, पर दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। जब तीसरा मिनट आया तो 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर चौथा मिनट आया तो क्या रहा कि फिर आधा किलोमीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या है, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो कभी आधा किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर जब अगला 1 मिनट बाद रीडिंग लिया गया तो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 1 मिनट के बाद रीडिंग लिया गया तो बोला कि नहीं, इस बार ना 1 ना आधा ना 2, इस बार खूब स्पीड में चलाया है। इस चौथे इंटरवल ऑफ टाइम में उसका पाया गया कि वो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है। इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका स्पीड जो है, बकरी आ गया तो उसको स्पीड कम करना पड़ गया, फिर रोड खाली मिल गया तो फिर अपना स्पीड बढ़ा दिया, है ना, फिर देखा कि रास्ते में कोई भीड़ भाड़ लगा हुआ है, फिर उसको स्पीड कम करना पड़ गया, फिर देखा अरे रेस हो रहा पकड़ना है, फिर अपना स्पीड बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं था, इस पूरे 10 बजने से लेकर के 10:15 तक कई बार ऐसा हुआ कि उसका स्पीड कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, कभी घटते चला गया फिर कभी बढ़ते चला गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, हर एक मिनट पर जब उसका रीडिंग नोट किया गया तो ऐसा पाया गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1-1 मिनट के इंटरवल पर हम रीडिंग ले रहे हैं, 10:01 पे लिए, इसका भी लिए, ये दूसरे बाइक राइडर का भी 10:01 पे लिए, 10:02 पे लिए, 10:03 पे लिए, 10:04 पे लिए, तो हर एक मिनट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पर उसका रीडिंग ले रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी 1 मिनट पे लिए फिर कभी 3 मिनट पे लिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ले रहा है ना। पहले बाइक राइडर का भी हर एक मिनट पे ले रहे थे, है ना, तो इसका भी 1-1 मिनट पर ही ले रहे हैं। तो मतलब टाइम इंटरवल सेम है, 1-1 मिनट पर ही रीडिंग लिया जा रहा है, लेकिन 1-1 मिनट की रीडिंग में इसका पाया गया कि इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना वो अनइक्वल है। कभी वो पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कभी वो एक मिनट में आधा किलोमीटर ट्रेवल करता है, कभी वो खूब स्पीड बढ़ा लेता है तो 1 मिनट में एक के बाद में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, और कभी जब रोड पर खूब सारा जाम मिल जाता है तो 1 मिनट में वो आधा किलोमीटर भी ट्रेवल नहीं करता है ना। इसका मतलब क्या है, टाइम इंटरवल इसका भी इक्वल है ना, 1-1 मिनट पर ही रीडिंग इसका भी लिया गया है। सेकंड बाइक राइडर का बात कर रहे हैं, पहले का तो स्टोरी खत्म हो गया, लेकिन दूसरे का टाइम इंटरवल इसका भी वही है, 1-1 मिनट के इंटरवल पे लिया जा रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। और उसका क्या था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले मिनट में 1 किलोमीटर। क्यों, उसका स्पीड जैसा था एकदम ऐसे कैसे एकदम रुका हुआ था, बाइक ना बढ़ाना है ना घटाना है, जैसा है एकदम वैसा का वैसा ही बाइक चला रहा है, ठीक है। ऐसे केस में क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट बाइक राइडर का स्पीड कांस्टेंट था तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, और सेकंड बाइक राइडर के साथ क्या था, इसका स्पीड कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घटते चला जा रहा है कभी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसे होने के कारण इसका जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रीडिंग लिया गया तो कभी पाया गया कि 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कभी 1 मिनट में ये आधा किलोमीटर ट्रैवल करता है, कभी ये 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है जब स्पीड खूब बढ़ा लेता है, और जब खूब जाम मिल जाता है तो 1 मिनट में आधा 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ, इसका जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम तो इसका भी वही 1-1 मिनट का अंतर पे लिया गया है रीडिंग, इसका भी सेकंड बाइक राइडर का भी रीडिंग 1-1 मिनट का इंटरवल पे ही लिया गया है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेकंड बाइक राइडर जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है ना, कभी आधा किलोमीटर कभी 1.5 किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर कभी 2 किलोमीटर, कभी फिर आधा किलोमीटर फिर कभी 3 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम है, पहले वाले का भी जो टाइम इंटरवल था वही टाइम इंटरवल सेकंड वाले का भी है, लेकिन पहला वाला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1-1 मिनट के अंतर पर, टाइम इंटरवल 1-1 मिनट का है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता चला जा रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1-1 मिनट के इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
तो पहले वाले के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे वाले को मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी सिंपल। हमको लगता है इस छोटे से स्टोरी को 10 मिनट 12 मिनट लग गया होगा, लेकिन इस छोटे से स्टोरी को समझने पर आप ये समझ पाएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किस ऑब्जेक्ट का कहलाएगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस ऑब्जेक्ट का कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो सबसे पहला बात तो यही पूछो मोशन में है, अच्छा ठीक है, कैसे भाई? तो पोजीशन चेंज कर रहा है सर, विथ चेंज इन टाइम ही इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। अच्छा ठीक है, तो जरा ये बताओ कि अगर इसका चेंजिंग इन पोजीशन इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इसका मोशन कैसा है? सर अगर ये हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बराबर दूरी तय कर रहा है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो सर इसका मोशन जो है ना वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो कि एक ऐसा आदमी है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर दूरी नहीं तय कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी ट्रैवल कर ही नहीं रहा, कभी बाइक उसका रुक जा रहा है, तो बोलेंगे सर ऐसे केस में क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन ये हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो दूरी तय कर रहा है ना, ये दूरी अलग अलग तय कर रहा है ना, तो इसलिए इसके मोशन को कहेंगे ही इज ट्रैवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आया? तो हमारा कंसेप्ट का पार्ट क्या होगा? हमारे कंसेप्ट का पार्ट होगा ये ग्राफ। दोनों ग्राफ को देखेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे कि दोनों ग्राफ को देखेंगे तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई अ मोशन इज यूनिफॉर्म बाय नेचर एंड व्हाई अ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म बाय नेचर। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है और बात को समझना है। आपको केवल डेफिनेशन याद नहीं करना है। अगर केवल डेफिनेशन याद करना होता तो बुक में तो दिया ही हुआ, तो फिर क्या जरूरत है डिस्कशन का? देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, है ना। टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में दो एक्सिस होता है ना, वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अनदर वन इज वर्टिकल एक्सिस। तो हम जो अभी जिस ग्राफ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, जिसमें एक एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा एक्सिस जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक्चुअली में हम लोगों ने ये दो ग्राफ इसलिए बनाया है क्योंकि हमको दो तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आया? तो दो तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला मोशन एक फर्स्ट बाइक राइडर के मोशन को बता रहा है और दूसरा ग्राफ जो है वो सेकंड बाइक राइडर के मोशन को बता रहा है। तो पहले ग्राफ में हर एक ग्राफ का जो दोनों एक्सिस का ज्वाइंट होता है उसको ओरिजिन कहते हैं, तो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। इसका भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ठीक है। पहला वाला बाइक राइडर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2, 3, 4। ठीक है। पहले मिनट, दूसरा मिनट, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, ऐसे करते करते ग्राफ बनाएंगे तो 15 मिनट का 15 पॉइंट होगा। उससे मतलब नहीं है, हम 4 से बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि जो ग्राफ है ना वो कैसा होगा। फर्स्ट मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे मिनट में भी ये 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 1 + 1 2 किलोमीटर, है ना। तीसरे मिनट में 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया तो 3 किलोमीटर, चौथे मिनट में 1 किलोमीटर और ट्रेवल किया तो 4 किलोमीटर, है ना। बात समझ में आया? लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ये पहले मिनट में 0.5 किलोमीटर,
दूसरे मिनट में 1.5 किलोमीटर, है ना। तो 1.5 और 5 मतलब पहले मिनट में ये आधा किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर तीसरे मिनट में ये 2 किलोमीटर। हम बस एग्जाम्पल लिख रहे हैं, है ना, हम बस एग्जाम्पल लिख रहे हैं। और चौथे मिनट में ये हो जाता है 4 किलोमीटर। अब इसके पैटर्न को अगर समझेंगे तो 1 मिनट में ये कभी आधा किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तब आधा और 1 मिला के हो गया 1.5, है ना। फिर अगले मिनट में ये ट्रेवल करता है, आधा 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 1.5 से 2 कितना बढ़ा है, आधा किलोमीटर, मतलब तीसरे मिनट में ये आधा 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। फिर चौथे मिनट में 2 किलोमीटर सीधा 4 किलोमीटर हो जाता है, मतलब चौथे मिनट में अब 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है ना। तो कभी इसके पूरे ग्राफ को समझेंगे तो इसका ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ग्राफ जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1-1 मिनट का इंटरवल है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रहा है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों पॉइंट्स को जहां पे ज्वाइन करते हैं ना, टाइम और डिस्टेंस को जहां पे ज्वाइन करते हैं, वैसे ही है ना। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बात समझ में आया। लेकिन जब वही इस ग्राफ के लिए मेजर करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी आए, है ना, तो कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसका अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल हम लोग लिखे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली हम नाप के नहीं बनाए हैं, है ना, तो इसका जो जंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं ताकि ग्राफ अलग अलग आए। है ना, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं आया, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आया, क्यों, ये कभी नीचे की ओर झुक रहा है, कभी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऊपर की ओर हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, ये नीचे की ओर झुक गया, है ना। कभी ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कभी नीचे की ओर झुक जा रहा है। ये ऊपर बढ़ना ग्राफ का स्लोप ऐसे होना स्पीड को बढ़ाना दिखा रहा है, और ग्राफ के स्लोप को ऐसे होना नीचे की ओर झुकना उसके स्पीड को घटना दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये जो ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, ये दोनों ही केसेस में यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों ही केसेस में जो ये ग्राफ है ये ग्राफ ही शो कर रहा है कि ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है ना। और क्यों, क्योंकि ये ग्राफ हम कैसे बनाए हैं, ये एक सर्टेन डेटा को कलेक्ट करके बनाए हैं ना, एक सर्टेन डेटा को कलेक्ट करके बनाए हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों, ये फर्स्ट बाइक राइडर का हो गया और ये सेकंड बाइक राइडर का हो गया, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रीडिंग नोट करते गए तो पाया क्या कि जो फर्स्ट बाइक राइडर है वो हर एक बीतते हुए इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम बराबर दूरी ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये जो है ये कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी बहुत ज्यादा कर रहा है, कभी बहुत कम कर रहा है। इसका मतलब ही इज नॉट ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, ही इज ट्रैवलिंग
अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक एक मिनट के इंटरवल ऑफ टाइम में ही रीडिंग लिया गया है, लेकिन ये कभी 1 मिनट में आधा किलोमीटर ट्रेवल करता है, कभी 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, फिर कभी 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर कभी आधा किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर एक ही मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ही इज ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंसेस है ना, कभी देखो कभी छोटा है, कभी इतना बड़ा हो गया, कभी छोटा है, कभी इतना बड़ा है ना। और इसका क्या है, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पे लिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा ना, कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, यू हैव टू ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द डेटा गिवन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डेटा दिया हुआ होता है, तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइएगा, तो जैसे ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप, उसका ढलान है ना, इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप है ना। जो स्लोप है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो उसका स्लोप जो है वो कभी नीचे की ओर झुका हुआ होगा, कभी ऊपर की ओर बढ़ेगा, कभी नीचे झुकेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी वो बढ़ेगा ही नहीं, वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, फिर एक बार ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो ये बता रहा है कि इस दौरान जो था उसका स्पीड जो है वो बढ़ा नहीं था, वो जैसा था वैसा का वैसा ही था। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कुछ समय रहेगा ना। अगर मान के चलो ये 4 के बाद 5, 6, 7, अगर 7वें मिनट बोलेंगे तो तीसरे मिनट से लेके 5वें, 6ठे और 7वें मिनट तक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 तक ये ना नीचे गया ना ऊपर गया, ये हॉरिजॉन्टल ही रहा। तो ये बता रहा है कि तीसरे मिनट से लेके 7वें मिनट तक जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो चला ही नहीं, है ना। वो जो डिस्टेंस है, जितना दूरी तय किया था, है ना, उतना के उतना ही में रुका हुआ है। बात समझ में आ गया। तो ये आज जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे जाएंगे तो आपका ऐसा चीज आता रहेगा, है ना। तो ये आपका ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक चीज जो वहां पे आपके बुक में लिखा हुआ है वो हम बता रहे हैं, है ना। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, है ना। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंट्रोल में हो, है ना। केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंट्रोल में है, उसके ऊपर और कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट भी अपना कोई फोर्स नहीं लगा सकता है ना। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं द ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, वैसे ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए किसी बॉल को, हम क्रिकेट बॉल को हवा में फेंक दें, ऊपर हवा में फेंक दें, है ना। तो सर्टेन दूरी तक ऊपर जाने के बाद जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऊपर जाते हुए बॉल को अपनी ओर खींचेगा, तो जब तक हमारा लगाया हुआ जो फोर्स है वो जब तक उस बॉल के ऊपर काम कर रहा है, वो बॉल जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से उल्टा डायरेक्शन में ऊपर की ओर तो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाएगा, उसका मेरे द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और मेरा फोर्स खत्म हो जाएगा, है ना। हम जो फोर्स से लगा के बॉल को ऊपर भेजे थे, फेंके थे, तो फोर्स लगाए होंगे ना। मेरा फोर्स जो है वो सर्टेन दूरी तक ऊपर जाने तक तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टा काम करते हुए बॉल को ऊपर ले गया। लेकिन जैसे जैसे मेरे फोर्स का, लगाए हुए फोर्स का इफेक्ट कम होने लगेगा, वो बॉल का स्पीड जो है वो घटने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो जाके ऊपर में हवा में बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए वो रुक जाएगा वहां पे, है ना। और फिर उसके बाद हमारे द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स होगा बॉल पर वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब एकलौता फोर्स जो उसके ऊपर काम कर रहा है वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बॉल को अपनी ओर खींचेगा। तब क्या होगा कि बॉल जो है वो ऊपर से अब नीचे आना शुरू होगा, है ना। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो जब शुरुआत करेगा, बोले ना कि जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो धीरे धीरे उसका जब फेंके तब स्पीड तो बहुत ज्यादा था,
है ना। जैसे 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 वो ऊपर जाने लगा, एक सर्टेन दूरी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसका स्पीड 0 हो गया और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुक गया, है ना। तो जब रुक जाएगा तो क्या होगा, मतलब क्या समझे हम, जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो उसका स्पीड शुरुआत में ज्यादा था और धीरे 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 जैसे जैसे वो ऊपर गया वो स्पीड घटने लगा। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो शुरुआत में उसका स्पीड 0 रहेगा, बिकॉज वो तो रुक गया था ना। फिर जब ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगा तो शुरुआत में उसका स्पीड कम होगा और जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आएगा उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। बात समझ रहा है। तो जब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है तो वो बेसिकली हम उसके इस पूरे मोशन के, जो बॉल नीचे से फेंके फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस मोशन के, बॉल के इस मोशन को, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तब वैसे मोशन को कहेंगे द बॉल इज फॉलिंग फ्रीली, इट इज ओनली अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। जब बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंके, है ना, बॉल जब नीचे से ऊपर फेंके, फिर जब वापस वहां पे क्या होगा, ये बॉल जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर बॉल यही जो है वो ऊपर से नीचे आने लगेगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि शुरुआत में इसका स्पीड ज्यादा होगा, है ना, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो शुरुआत में इसका स्पीड कम होगा लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, है ना, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो दिख रहा है कि शुरुआत में ये जो बॉल का अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि बॉल जो है वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मोशन नोट किया जा रहा है कि जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इंटरवल ऑफ टाइम्स में वो कितना कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है। तो पहले इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा दूरी तय किया, फिर दूसरे में थोड़ा सा कम किया, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर थोड़ा सा कम किया। तो देखिए जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वो बॉल, एक बॉल का पोजीशन जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ रहा है जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तब, और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है ना, डाउनवर्ड, when ball is falling downward and when it is moving upward। ठीक है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखिए शुरुआत में वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसका दूरी जो है वो ट्रेवल डिस्टेंस जो वो धीरे धीरे घटते चला जा रहा है ना। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो शुरुआत में उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में शुरुआत में दूरी छोटा छोटा है फिर लास्ट में धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। वो ये क्या बता रहा है, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी घटते चला जाएगा ना, तो घटते चला जाएगा तो घटते 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 क्या होगा, उसका वेलोसिटी जो है वो 0 पे पहुंच जाएगा। तभी तो ये इस पोजीशन पे पहुंचने पर, बिल्कुल इस पोजीशन पर पहुंचने पर बॉल जो है वो एक सेकंड के कुछ भाग के लिए, कुछ हिस्से के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो वहां पे रेस्ट पे रुक जाएगा, है ना। फिर वहां से जब ऊपर से है वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो ऐसे पोजीशन में जो उस बॉल की ये जो पूरा मोशन हुआ बॉल का, नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके इस मोशन को हम कहते हैं, इस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है ना। when it is only under the control of gravitational force। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरा लगाया हुआ जो बॉल जब फेंके थे, जब हम बॉल नीचे से ऊपर फेंके थे तो उस वक्त तो हम अपना हाथ, हैंड के मस्कुलर फोर्स को लगा के उसको नीचे से ऊपर फेंके, है ना। लेकिन जब ऊपर में जाके वो रुक गया, अब उसके ऊपर जो हमारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स था, जब हम बॉल को फेंके थे, है ना, तो हमारे द्वारा जो लगाया हुआ जो फोर्स था वो
धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, और जब बॉल ऊपर से नीचे आने लगेगा तो अब एक लौता फोर्स जो उसके ऊपर काम कर रहा है वो केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना। तो इसलिए जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को अपनी ओर नीचे खींचेगा तो जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आएगा अर्थ उसको और ज्यादा फोर्स से खींचेगा। ये थर्ड चैप्टर में पढ़ना है आपको इसी क्लास में, जब वहां पहुंचेंगे तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मोशन में जो है, जो इस तरह का मोशन होता है फ्री फॉल मोशन, है ना, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालेंगे ना, इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह के मोशन का, है ना, वो कर्व होता है, बात में वो एक कर्व होता है, कर्व लाइन होता है, ठीक है। तो हमारे काम का चीज क्या है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप जो है, ये जो ऐसे लाइन खींच रहे हैं ना, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये तो वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे कुछ बनेगा ना, ऐसे पोर्शन कुछ बनेगा ना, जो ऐसे बना हुआ पोर्शन होता है उसको स्लोप कहते हैं। अगर स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और स्ट्रेट लाइन ना होकर के कोई भी नेचर है तो वो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो कोई भी नेचर का ग्राफ हो वो यूनिफॉर्म मोशन में तो नहीं आएगा, वो हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। तो यहाँ पर आपका डिस्कशन खत्म होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, है ना, जो कि है स्पीड, वेलोसिटी एंड ऐसा बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हमारा कंक्लूसिव बात क्या हुआ, वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ के बारे में समझे, ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी यूनिफॉर्म मोशन का जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। किसका, कौन सा ग्राफ का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, है ना। और यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा तो अगर वो कर्व होगा तो ये फ्री फॉलिंग मोशन है ना, या इसके अलावा और भी नेचर हो सकता है ना। इसके अलावा नेचर आप जैसा मर्जी, जैसा मोशन होगा, जैसा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैसा उस तरह का उसका ग्राफ होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा जो मर्जी बना दीजिए, है ना। बट स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन को नहीं बता रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कैसा है, ठीक है। तो हमारा आज का यहाँ पर डिस्कशन एंड हो रहा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब कल जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो अगले टॉपिक पे शुरुआत करेंगे। प्लीज रेफर योर बुक, अपने बुक को रेफर करिएगा, उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह दिया होता है उसको देखिएगा, है ना। कल जब शुरू करेंगे तो कल हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।